नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे वैक्सीन कॉकटेल की कि क्या ये कारगर है या नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई है अध्ययन के बाद, एक स्टडी के बाद, और ये रिपोर्ट कहती है कि वैक्सीन कॉकटेल ना सिर्फ सेफ है बल्कि कई मायनों में जो सेम वैक्सीन के 2 डोज हम लेते हैं उससे ये बेहतर भी हो सकती है। ये स्टडी हुई क्यों, इसका बैकड्रॉप समझना भी जरूरी है। दरअसल मई के महीने में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 18 लोगों को गलती से पहली डोज कोविशील्ड के बाद दूसरी कोवैक्सीन की डोज मिल गई। अब जब ये बात खबरों में आई तो उसको लेकर तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो गई और वैक्सीन हेजिटेंसी जो समाज में देखी जा रही है उसके लिए भी ये एक बड़ी बात मानी जाने लगी। तब ये स्टडी जो है कि कंडक्ट की गई उन 18 लोगों पर जिनको पहली डोज कोविशील्ड पड़ी थी और दूसरी कोवैक्सीन, और इसके अलावा 40-40 के 2 और ग्रुप इसमें शामिल किए गए जिन्हें 2 डोज कोविशील्ड या 2 डोज कोवैक्सीन मिली थी। और इन तीनों ग्रुप्स को स्टडी करने के बाद आईसीएमआर ने अपने जो नतीजे दिए हैं उसमें कहा है कि ये सेफ है, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जो कि सेम वैक्सीन में होती है। लगभग वही बातें हुई, कोई अलग से खतरा नहीं हुआ। एक चीज, दूसरी चीज इन्होंने ये भी कहा कि अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों वेरिएंट पर ये ज्यादा असरदार है। अब सवाल ये है कि WHO पहले ही कह चुका है कि वैक्सीन कॉकटेल जैसी किसी भी धारणा को लाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर आईसीएमआर ये जो बात कह रहा है तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, खास करके भारत में जहां अभी तक 50 करोड़ से कुछ ज्यादा वैक्सीन डोजेज लगे हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद हमारे सामने खड़ी है जिसको वैक्सीन हमें दिलाना है। तो इस पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और उठेंगे। उन्हीं सवालों को हम लेंगे और पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आपका परिचय करा दें, हमारे साथ डॉक्टर पी शरद चंद्रा हैं, प्रोफेसर हैं न्यूरोसर्जरी के एम्स में। हमारे साथ डॉक्टर राजेश चावला हैं, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से, और हमारे साथ समीर भाटी साहब हैं, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब, और साथ ही मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रा, आपसे हम ये प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट है पूरी स्टडी का वो अपनी जगह है और सिर्फ ये कहा गया है कि ये सेफ है, लेकिन WHO जो कहता रहा है और जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर हमारे देश में वैसे भी भ्रम की स्थिति है, तो आपकी टिप्पणी क्या है इस रिसेंट स्टडी पर? जी देखिए, ये इंडिया में रिसेंट स्टडी हो सकता है लेकिन ग्लोबली इसके ऊपर काफी महीनों से चर्चा चल रही है और वैक्सीन कॉकटेल इस समय द ओनली लॉजिस्टिकल वे आउट है। द रीजन ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक्स है कि आप एक कंपनी ने अगर बंद कर दिया या एक कंपनी में प्रॉब्लम आ गई तो दूसरी कंपनी चला रही है, तो अगर वैक्सीन कॉकटेल है तो इकोनॉमिक्स की बात हो जाती है। दूसरी लॉजिस्टिक्स, आपको ये पता नहीं करने की जरूरत है कि इसको कोविशील्ड मिला या कोवैक्सीन मिला। अगर ये पता है कि इसको सिर्फ वैक्सीन मिल गया तो आप दूसरी वैक्सीन आराम से दे सकते हो, उससे बहुत सारे एडवांटेजेस होती है। तीसरी चीज, जैसे कि यूरोप एंड कनाडा में दिखाया गया, जैसे कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अगर यंग लोगों में दिया गया तो उनको रेयर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हुआ था जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी और ये लोगों ने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया था। अब ये एक आशंका में है कि वो सेकंड डोज ले सकते हैं नहीं। अगर मिक्स्ड वैक्सीन कॉकटेल अप्रूव होता है तो आराम से एक और कंपनी का वो ले सकते हैं। चौथा चीज जो आपने बताई है कि इसमें एक बेटर इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, तो इसमें सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा कि ग्लोबली बहुत सारी स्टडीज हुई। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि इनिएस्टा स्टडी जो है बल्डा इनिएस्टा ने किया है और करीबन 450 पेशेंट्स में किया है, जहां पे 8 वीक्स गैप में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद उन्होंने फाइजर वैक्सीन दिया था और करीबन 130 लोगों में उन्होंने देखा है कि इसमें बहुत अच्छा एंटीबॉडी और टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हुआ है, मोर देन 77 टाइम्स हुआ था। सिमिलरली कनाडा में हुआ था एक स्टडी जहां पे उन्होंने 3 ग्रुप थे, 2 फाइजर के थे, 2 एस्ट्राजेनेका के थे ग्रुप, और तीसरा ग्रुप था एस्ट्राजेनेका फॉलोड बाय फाइजर। इसमें 50 to 100 फोल्ड हुआ था। फिर बर्लिन शैरिटे यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ था जहां पे अराउंड 60 लोगों को स्टडी किया 10 या 12 वीक में, और अगेन अच्छा रिस्पांस दिखा गया है। फिर स्नेप की जो स्टडी आई थी लैंसेट में 4 या 12 हफ्ते के बाद उन्होंने देखा था, अगेन काफी अच्छी रिस्पांस आई थी। और कुछ देशों हैं
जिनमें इन्होंने लागू कर दिया कि अब वैक्सीन कॉकटेल इज अलाउड, जैसे कि स्पेन है, जर्मनी है। तो ये सब देखते हुए ये कोई नई चीज नहीं है, इसके ऊपर विचार बहुत दिनों से चल रहा है। अब बात है कि WHO क्यों नहीं अप्रूव करती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट WHO एक वर्ल्ड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो भी बोलेंगे शायद वो फाइनल हो सकता है। जैसे अर्ली डेज में हमने देखा है कि WHO ने रेमडेसिविर को बहुत सारे दिन तक अप्रूव नहीं किया था, स्टीरॉइड्स को बहुत सारे दिन तक अप्रूव नहीं किया था। जैसे कोवैक्सिन है, अभी फेज 3 ट्रायल्स हो गया, स्टिल कोवैक्सिन इज नॉट अप्रूव्ड बाय WHO। सो देयर कुड बी मेनी रीजंस व्हाई WHO इज नॉट अप्रूव्ड। बट जैसे ही हमारे पास मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एविडेंस आती जाती, यही एक तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी वैक्सीन की जो भी शॉर्टेज है, ट्रीटमेंट गैप है, इसी से ही हम फुल कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर चावला, डॉक्टर चंद्रा ने जो बातें बताई, कई एडवांटेजेस बताए, प्रैक्टिकली हमारे लिए ये एक उत्साहवर्धक चीज हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ICMR की जो स्टडी है ये एक फाउंडेशन स्टोन बनेगी और हम वैक्सीन कॉकटेल की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, संसार में काफी स्टडीज हैं जहां हर रोज आप पढ़ते रहते हैं और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी से निदान पाया जा सके। तो ये दो अलग अलग देना भी उसी की तरफ एक कदम है। हिंदुस्तान में बाहर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बाहर काफी स्टडीज की हैं और उन्होंने पाया कि इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो ज्यादा होती है अगर आप दो तरह की वैक्सीन देते हैं। हिंदुस्तान में एक स्टडी नहीं करी गई, ये दुर्घटना से उन्होंने व्यक्तियों को वैक्सीन दे दी और उसमें पाया उन्होंने इम्यूनोजेनिसिटी। इसके बेसिस पे आप पॉपुलेशन को नहीं दे सकते, बिकॉज किसी भी एविडेंस को प्रॉपरली लागू करने के लिए DGCI कोई भी अलाउ नहीं करता। तो उसके लिए अगर इस चीज को सोचना है देश में, तो एक बड़ी स्टडी को शुरू करना होगा, ताकि क्योंकि अब स्टडीज काफी जल्दी जल्दी हो रही हैं और अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो ये हमारे देश में भी लागू हो सकती है। क्योंकि जब तक कोई भी चीज अपने देश में जब तक और लागू नहीं, प्रॉपरली रिसर्च नहीं करी जाती, एविडेंस नहीं आता, वो लागू नहीं कर सकते। ये जो 18 पेशेंट्स का डेटा है, ये किसी पीयर रिव्यू जर्नल में नहीं छपा, ये सिर्फ एक छोटे से जर्नल में छपा है। तो एक और स्टडी की जरूरत है सादा लोगों को लेके, और उसके परिणाम स्वरूप अगर वो अच्छा निकलता तो हमारे देश में भी ये लागू करने की ओर हम बढ़ सकते हैं। आप ये सोचें कि इमीडिएटली हमारे देश में ऐसा कुछ होगा, मुझे ये लगता नहीं है। जी, तो इमीडिएटली ऐसा कुछ होगा ऐसा नहीं लगता है डॉक्टर चावला को, लेकिन जितने फायदे बता रहे हैं हमें डॉक्टर चंद्रा, उससे लगता है कि ये एक बड़ी मदद हो सकती है। और वैक्सीन के मोर्चे पे हम कई तरीके से इस वक्त लड़ रहे हैं, वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर हैं। भाटी साहब, आप क्या सोचते हैं, ये जो डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा पूरा वैक्सीन अभियान है अभी, उसमें इससे कितनी मदद मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मिक्स एंड मैच है ये वैसे भी अभी ग्लोबली काफी ज्यादा चल रही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखने वाली बात ये होती है, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, ठीक है, सेफ्टी एंड एफिकेसी इसको तो हम प्रायोरिटी देते हैं, बट जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसको इससे क्या बेनिफिट होगा, इसके अलावा हमारी ये वेरिएंट स्पेसिफिक रहेगी कि नहीं, वो भी काफी हद तक देखना जरूरी है। बूस्टर इफेक्ट इसका उसी तरह से रहेगा जैसा बाकी वैक्सीन का रहता है, और मैक्सिमम इम्यून रिस्पांस की तो जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टडी थोड़ी छोटी है क्योंकि बेसलाइन सीरोलॉजिकल डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि ऑलरेडी जो 18 लोगों पे हुआ है उनका सीरोलॉजिकल डेटा क्या था, उनकी एंटीबॉडीज का क्या स्टेटस था जब ये स्टडीज हुई है। इसके अलावा ग्लोबली काफी मिक्सिंग एंड मैच डेटा चल रहा है जो काफी एनकरेजिंग है। बेनिफिट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो ग्लोबली हमें इस ड्राइव को जो है स्पीड अप करने के लिए इस तरह की जो है चीजें आने जरूरी है, क्योंकि तभी जो ग्लोबली वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बूस्ट होगी।
और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे लिए बेस्ट सूटेड मॉडल क्या रहेगा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए। ग्लोबली इसके ऊपर डेटा अवेलेबल है, वो जिस तरह से बताया डॉक्टर साहब ने वो काफ़ी अच्छा डेटा है। हाँ देखिए, जब 2 अलग अलग वैक्सीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म की लगाते हैं हम तो डेफिनेटली इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। बट अभी करंटली हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इससे हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव कितनी स्पीड अप होगी, हमारा रोल आउट और लॉजिस्टिकली वो हमारे लिए कितना पॉसिबल होगा। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है, जिस तरह से एक वैक्सीन WHO से अप्रूव्ड है दूसरी नहीं है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी देखने वाली है। इन चीज़ों को देख के आगे, और फिलहाल इस स्टडीज़ को तो कई और भी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टडी हुई है, जैसे रशिया के अंदर भी हुई है एस्ट्राजेनिका की और स्पुतनिक की, उसमें भी काफ़ी अच्छा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा गया और अच्छा इम्यून रिस्पांस देखा गया है। साउथ कोरिया में एस्ट्राजेनिका एंड फाइजर पे हुई है, यूके के अंदर जो है स्टडी ऑलरेडी हुई है। तो स्टडीज सारा जो है रिजल्ट्स स्टडीज के काफ़ी अच्छे फेवरेबल हैं, बट ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना जरूरी है। और अभी भी बाकी सभी जगह वर्ल्ड वाइड ये पूरी तरह से पॉलिसी इस तरह की इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जी ठीक है, तो वैक्सीन को मिक्स एंड मैच करने की जो बात है, वैक्सीन कॉकटेल जिसको हम कह रहे हैं, ये अभी एक सूचना है ICMR की तरफ से। चूंकि ये सरकारी संस्था है, लीडिंग संस्था है इस पूरे पैंडेमिक में, तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स इस राय के हैं कि इसको लागू तो किया जा सकता है, मगर इसमें शायद थोड़ी और फर्दर स्टडी की जरूरत है। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं इस वक्त, अगस्त 2021 चल रहा है, जनवरी में हमने अभियान शुरू किया था, अब हम 50-52 करोड़ के आसपास टोटल डोजेस पहुंचे हैं। अगस्त खत्म होते होते अगर हम 60 करोड़ डोज लगा लेते हैं, जो कि हमने इनिशियली अपने आप से प्रॉमिस किया था 30 करोड़ लोगों को, तो वैक्सीन का पूरा ड्राइव थर्ड वेव को भी ध्यान में रखते हुए, डॉक्टर चंद्रा आप किस तरीके से असेस करते हैं? अभी इस वक्त बड़े इत्मीनान से हम लोग बात कर रहे हैं, जो वैक्सीन अभियान हमारा चल रहा है उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जहां पे हमें फोकस करना चाहिए? आपको लगता है कि यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर चंद्रा? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें उन जगहों में करना चाहिए जहां पे सेकेंड वेव ज्यादा से ज्यादा लागू नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ, बिकॉज वहां पे नॉन इम्यून लोग ज्यादा हो सकते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है चिल्ड्रन हमारी फोकस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडल्ट्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं। फिर एक कम्युनिटी बेस्ड सीरोलॉजी स्टडीज कर सकते हैं, और जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कोविड हो गया है और जो सीरोलॉजी करते हैं काफ़ी अच्छा सीरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन कुछ और शहर है जहाँ हो सके सीरोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम्युनिटी लेवल पे कम हो, तो वहाँ पे हमें वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाना चाहिए। एक और बात है कि जब हम वैक्सीन कॉकटेल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि WHO को क्यों हेजिटेंसी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टडीज है, जैसे स्नेप का लैंसेट में स्टडी है, उन्होंने mRNA फाइजर वैक्सीन दिया था, उसके बाद एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन दिया था, उसके बाद बहुत ज्यादा इफेक्ट्स। ये एक हम लोग ये से लागू कर दें और लोगों को थोड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने लगे, तो फिर अगेन वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ सकती है। और वैक्सीन अभी मोमेंटम पकड़ रहा है, अभी लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन वाइज हम नहीं चाहते कि इस मोड पे हमें एक वैक्सीन हेजिटेंसी आ जाए, जो बहुत ज़रूरी है कि ना आए। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब हम जाके ऐसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि वैक्सीन कॉकटेल या मिक्सिंग और मिक्स एंड मैच ऑफ वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब की राय ये है कि जो स्ट्रेटेजी है वैक्सीन की, उसको शायद थोड़ा सा रिफोकस करने की जरूरत है। और आमतौर पर आम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि जहां पे ज्यादा समस्या है वहां वैक्सीनेशन को रूट किया जाए, ये एस्टैब्लिश धारणा है। लेकिन डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जहां पे बीमारी ज्यादा नहीं हुई है वहां इम्यून भी लोगों में कम है, तो इसलिए वहां पर ज्यादा, तो एक स्ट्रेटेजी की बात है। लेकिन 12 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण जरूर दिख रही है, और लगता है कि बहुत जल्दी एक वैक्सीन आने वाली है। तो उस पहलू को हम थोड़ा सा टटोलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
Aptus Value Housing Finance India Limited. Initial public offering of equity shares bearing channel. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन कॉकटेल की, क्योंकि आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई है एक स्टडी के आधार पर जो ये कहती है कि 2 वैक्सीन का कॉकटेल भी सेफ है और ये हुआ था कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलाकर उत्तर प्रदेश में। उसी स्टडी के आधार पर ये बात कही जा रही है। लेकिन अब यहां से हमारी समस्या ये है कि 130 करोड़ की आबादी में इतने लोगों को हमें वैक्सीन लगाना है, जल्दी से जल्दी लगाना है, ताकि हम एक सेफ लिमिट पर पहुंच जाएं सीरो पॉजिटिविटी को मिलाकर। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर राजेश चावला के पास। डॉक्टर चावला, जाइडस कैडिला की वैक्सीन जो कि 12+ के लिए होगी, उसको ऐसा लगता है कि जल्दी मंजूरी मिल जाएगी। वैक्सीन कॉकटेल की बात हमारे सामने है, तो ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम कम से कम कब तक पूरा कर सकते हैं और उसके लिए क्या स्टेप्स हमको लेना चाहिए, कम से कम वैक्सीन के प्रोफाइल के संदर्भ में अगर हम बात करें या उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर। डॉक्टर चावला। देखिए, जो ये बहुत अच्छी खबर है कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी और सितंबर के एंड तक कोवैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाएंगे सितंबर में और उसी महीने शायद मंजूरी मिल जाए। तो छोटे बच्चों के लिए भी सितंबर में वैक्सीन अवेलेबल होने की पूरी उम्मीद है। अब जहां तक वैक्सीन कवरेज का सवाल है, हालांकि बहुत लेवल पर बहुत काम हो रहा है, अभी भी कम है। एक तो ये है कि हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वैक्सीन, ये कहीं सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। वैक्सीन की पूरी अवेलेबिलिटी हो और जो एरियाज कम कवर हुए हैं या जहां सेकेंड वेव का असर कम हुआ है उन पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गाँव में, छोटे शहरों में, अब वहां पर ज्यादा सेंटर खोल के जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हो उसको कवर करना चाहिए और व्यापक रूप में एडवर्टीजमेंट, लोगों को जागरूक करना, ये कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहना चाहिए। क्योंकि अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, लोग लैक्स हो रहे हैं। दिल्ली शहर में भी देखें आप, लोग बिना मास्क के घूमना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी हम कोविड से निकले नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम पूरी तरह से निकले नहीं हैं। हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी वैक्सीनेट भी नहीं है और बहुत सारी पॉपुलेशन को कोविड हुआ भी नहीं। तो अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा, जब तक कि हमारी काफी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होती है, तो आकांक्षा है कि हमें थर्ड वेव का सामना करें। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और गवर्नमेंट और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जी लोगों पर बड़ा दारोमदार है। जी डॉक्टर साहब, लोगों पर बहुत बड़ा दारोमदार है। आपने बिल्कुल ही सही चीज लोगों को याद दिलाई। एक बार भाटी साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, वैक्सीन के मोर्चे पर इस वक्त आपको सबसे जरूरी चीज क्या लग रही है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारी आईसीएमआर की सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर भी दिखाया गया है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी ससेप्टेबल है। और उसके अलावा जो फिलहाल हम देख रहे हैं, हमारे कुछ राज्य जैसे केरल और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, जहां पर केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से उनको कंटेन करने के साथ साथ हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को स्पीड अप करना पड़ेगा। पर जिस तरह से अभी दो वैक्सीन अवेटेड है, जॉनसन एंड जॉनसन जिस तरह से अप्रूव हो चुकी है, और वो एक सिंगल डोज वैक्सीन है, उसको हम हमारे जो वाले एरियाज है जहां पर हमें पहुंचना मुश्किल है, जो ऐसी कम्युनिटीज है, वहां पर हम इस वैक्सीन को है काफी अच्छी तरीके से रोल आउट कर सकते हैं और उन एरियाज में वैक्सीनेट जो है किया जा सकता है। और इसके अलावा हमारी अब ये भी शायद इसी हफ्ते अप्रूव हो जाएगी आपकी ज़ाइकोव डी, जो हमारे 12 से 18 के अलावा अडल्ट पॉपुलेशन के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी और इसकी जो है कैपेसिटी काफी ज्यादा है। तो हमें लग रहा है कि जो हमारा दिसंबर तक का टारगेट है, अभी जो बचा है 130 करोड़ के करीब, वो शायद हम अचीव पूरी तरह से कर पाएंगे। जी, तो एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव खबरें हैं या अच्छी खबरें हैं
जो हमें धीरे धीरे उस स्तर तक लेकर जाएंगी जहां हम कोरोना से काफी हद तक सुरक्षित महसूस करेंगे। जहां तक अभी की बात है, हमारे डॉक्टर्स भी आपको इस बात पे ध्यान दिला रहे हैं कि अभी हम सेफ जोन में नहीं है, अभी हम बिल्कुल कोविड के बीच में खड़े हैं। इसलिए किसी भी तरीके से अपने स्तर पर कोई कॉम्प्रोमाइज कृपया ना करें। और वैक्सीन पर जो सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए नेटवर्क 18 अपना एक अभियान चला रहा है संजीवनी, और हम देश के कोने कोने में जाकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लें। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी चीज है, जिसका दारोमदार आखिरकार लोगों पर है। अगर एक आदमी किसी एक आदमी को अवेयर करता है या सही बात बताता है, इसलिए हम ये कार्यक्रम भी करते हैं। कई बार हमारे दर्शक सोचते होंगे कि हम बहुत ही छोटी सी चीज को छोटे से बिंदु पे आधे घंटे का डिस्कशन कर लेते हैं। वो हम इसलिए कर लेते हैं ताकि आपको सारे तथ्य पता चल सके और आप दूध का दूध, पानी का पानी समझ सके। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Aptus Value